इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर लोन डॉक्यूमेंट्स। कहीं भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो साथ के साथ आप पॉइंट आउट करते जाएंगे। तो डिबेंचर्स आर लोन डॉक्यूमेंट्स। जब कोई भी कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो उसके अगेंस्ट वो डिबेंचर्स इशू करती हैं। प्रोसीजर सेम है जैसे हम शेयर्स इशू करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट पॉइंट, आप ये जो इशू है फॉर कैश कर सकते हैं। तो पब्लिक ने पैसा भेज दिया, चेक या ड्राफ्ट भेजा, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। 2, अब वो जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में भी आ सकती है, वो सिंगल पार्ट, मतलब एक ही बार एप्लीकेशन पे ही सारे पैसे मांग लिए। तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। एक कंपनी ने इन केस 5000 डिबेंचर इशू किए थे और 100 रुपए का डिबेंचर था, तो टोटल 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज, मे बी 9, 10, 11, जो भी, जो नाम के साथ लिखी हुई परसेंटेज है। आपके क्वेश्चन में डिबेंचर्स नाम के साथ एक परसेंटेज गिवन होगी, आपने नाम के साथ लिखनी है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है जो ईयर एंड पे किसी भी कंपनी ने पे करना है, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। और चैप्टर फिनिश। जल्दी फिनिश हो गया चैप्टर, है ना? हाँ भाई, अगर आप सारे पैसे इकट्ठे मांग रहे हैं और कैश लेके डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो फिर तो 2 ही एंट्रीज हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, यही फिनिश है। हाँ, ये हो सकता था कि आप पैसा पार्ट्स में मांगते। चलिए सेकंड केस, आप पैसा कैसे मांग रहे हैं? पार्ट्स में, कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ बाद में अलॉटमेंट में। तो एंट्रीज में ब्रेकअप आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, में भी आपने एप्लीकेशन पे 2 लाख रुपए मांगा है। देन सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, सेम 2 लाख। और थर्ड एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, बचे हुए 3 लाख रुपए आपने अलॉटमेंट पे मांगे हैं। और लास्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 3 लाख। 2 नहीं, 4 एंट्रीज हो गई। क्वेश्चन फिर से फिनिश, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं रहने वाला। 4 एंट्रीज और कंप्लीट, टॉपिक फिनिश। डिबेंचर इशू करने थे, कर दिए, पैसे मिलने थे, मिल चुके। तो नेट एंट्री में सोचें तो बैंक डेबिट आ चुका है, टू 9% डिबेंचर क्रेडिट आ चुका है। ये नेट एंट्री है, नेट इफेक्ट है, बाकी चीज तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो रही है। नेक्स्ट केस नंबर 3, आप अपने डिबेंचर्स प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, आप अपने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। हाँ जी, डिबेंचर्स प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं और डिबेंचर्स डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। प्रीमियम है या डिस्काउंट है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो आपने इनको लेना है, कंसिडर करना है अलॉटमेंट ड्यू के टाइम पे। एक ना लाइट चली गई है, तो अभी मैं इन केस मैंने डिबेंचर्स इशू किए हैं 100 रुपए का डिबेंचर 120 के रेट पे, इशू एट प्रीमियम। तो उस प्रीमियम को कहां नोट किया जाएगा? तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो प्रीमियम को अलॉटमेंट के टाइम पे नोट किया जाता है, जब डिबेंचर्स को अलॉट किया जाता है। मैं ऐसा करता हूं, इसका इफेक्ट यहीं ऊपर ही दिखा देता हूं, मुझे सारी एंट्रीज दोबारा नहीं लिखनी पड़ेंगी। तो यहां बस टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। तो अगर मेरा प्रीमियम जो है वो अमाउंट है 10% ऑफ फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू पे होता है डिबेंचर का प्रीमियम। 5 लाख का 10% 50,000, तो यहां 350 हो जाएगा, 350 की अमाउंट रिसीव कर लेंगे। ये लीजिए, मैंने ऊपर की एंट्रीज में ही चेंज ले लिया। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? आप बोलो तो दोबारा लिख देता हूं। क्लियर है?
जी सर। अब मेरा नेक्स्ट केस है 3A इशू एट डिस्काउंट। ये एक नया केस है। शेयर्स के केस में हम इशू एट डिस्काउंट नहीं कर सकते थे, डिबेंचर्स कर सकते हैं डिस्काउंट पे इशू। तो इसकी एंट्रीज कौन करवाएगा मुझे? दो पार्ट्स में मान लीजिए पैसे रिसीव कर रहे हैं। 5000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच issued at 10% discount payable ₹40 on application and balance on allotment। बस दो पार्ट्स में ही मिल रहे हैं पैसे। तो इन ऑल 4 एंट्रीज होंगी। ये 4 एंट्रीज कौन करवाएगा? पाहुल आप करवाना, हेल्प करना जरा। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अमाउंट कितनी? 5000 डिबेंचर्स है, हर किसी से 40 रुपए मांग रहे हैं, तो 2 लाख रुपए ठीक रहेगा ना? यस सर। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 9%। मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं कि हमारे डिबेंचर्स का 9% इंटरेस्ट रहा होगा। मतलब क्वेश्चन के नाम के साथ ही लिखा होता है 9%, मैंने ऊपर लिख दिया। क्वेश्चन में ही आपके यहां क्वेश्चन में गिवन होता है कि कितने परसेंट डिबेंचर्स है। ठीक है, तो 9% डिबेंचर्स, सेम अमाउंट 2 लाख रुपीज। 2 एंट्रीज तो हो गई, 2 एंट्रीज और होनी है। पाहुल वो भी करवा दो। यस सर। बोलो। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। यार 5000 डिबेंचर्स और 100 रुपए का डिबेंचर था, 40 रुपए एप्लीकेशन पे मिल गया, 10 रुपए प्रीमियम है, 10% प्रीमियम था ना, तो 50 रुपए अलॉटमेंट पे मिलेंगे। ये ब्रेकअप देखना जरा, ठीक लिखिए मैंने। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट 50 रुपी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10 रुपी टू 9% डिबेंचर्स, टोटल में 60 रुपी। और इस एंट्री में किसी को कोई कंफ्यूजन? मैं ऐसा करता हूं, इस एंट्री को अलग बॉक्स में बंद कर दूं। किसी को कोई कंफ्यूजन इस एंट्री में? अलॉटमेंट ड्यू की है मैंने। लास्ट एंट्री बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। बच्चे आपको पैसे उतने मिलेंगे जितना अलॉटमेंट ड्यू हुआ था, 2,50,000, पूरा 3 लाख नहीं। फिनिश। सर। हाँ जी सर, ये डिस्काउंट वाली एंट्री दोबारा समझा दो। डिस्काउंट हमारे बिजनेस का लॉस होता है, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, और लॉसेस डेबिट करने होते हैं। तो हमने जब अलॉटमेंट ड्यू करनी है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से उतना लॉस डेबिट कर लेना है, डेबिट रिकॉर्ड कर लेना है। क्लियर है? सर, इसकी अमाउंट कैसे आनी है? अमाउंट कैसे आनी है? जो भी आपके डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है, जो आपके डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है, उसका जितने परसेंट डिस्काउंट ऑफर किया गया। मेरे क्वेश्चन में जाओ, हमने कितना डिस्काउंट ऑफर किया था? 10%। तो 5000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, मतलब एक डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है? हाँ जी, फेस वैल्यू 10 रुपीज। 100 रुपी नहीं, 100। तो फेस वैल्यू आपके डिबेंचर की 100 रुपी है। 100 रुपी का 10% कितना हुआ? 10 रुपी। तो आपको पर डिबेंचर 10 रुपीज का डिस्काउंट ऑफर करना है, पर डिबेंचर 10 रुपीज। क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ, तो
यहां तो केसेस ऐसे चल रहे हैं कि बिल्कुल जेन्युइन एक इशू को रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई डिफॉल्टर नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं कि कोई बंदा पेमेंट ना दे रहा हो। अब शेयर कैपिटल पढ़ के आए हो, आपको याद आ रहा होगा, उसमें हमारी डिफॉल्टर होता था, कई बार कई लोग पैसे नहीं देते थे एक टाइम आने पे, याद आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी सर। तो यहां भी तो हो सकता है कि कोई डिफॉल्टर हो। इफ एनी डिफॉल्टर, मान लीजिए अलॉटमेंट के टाइम पे एक 200 डिबेंचर्स हमें पेमेंट नहीं देते, फेल टू पे, तो एंट्री में क्या चेंज आएगा? सिर्फ ये लास्ट एंट्री में चेंज आएगा, पेमेंट वाली एंट्री में। बताओगे क्या चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट calls an arrear account debit to debenture allotment account। तो 200 डिबेंचर्स, हमें पेमेंट तो 50 रुपी मिलनी थी, तो 200 डिबेंचर 50 रुपी नहीं दे रहे हैं, 4800 डिबेंचर्स पूरे 50 रुपी दे रहे हैं, और ये लीजिए एंट्री में इतना कुछ चेंज आना था बस, कि जो 50 रुपी हमें मिलने थे वहां कुछ कॉल्स इन एरियर रिकॉर्ड हो जाना था। शेयर कैपिटल की तरह यहां कॉल्स इन एरियर को हम ना बाद में फोरफिट नहीं कर सकते, यहां फोरफीचर अलाउड नहीं है। क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। बस 3 से 4 केसेस और हैं, आपने हार्डली 15 to 20 मिनट और हमारा टॉपिक, ये चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। मतलब इस पूरे चैप्टर में इतना कोई टॉपिक है बस। अभी डिस्कस किया कि हमने कोई डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो मुझे वापस याद करके बताना डिस्काउंट का क्या किया था हमने, क्या एक्स्ट्रा अकाउंट था जो यहां यूज हुआ, या डेबिट या क्रेडिट हुआ। अगर डिस्काउंट पे इशू है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट हुआ ना, हुआ या नहीं? है जी? हाँ जी सर। बिल्कुल ठीक। इस डिस्काउंट को ईयर एंड आने पे हमें राइट ऑफ करना होता है। तो ये एक नई एंट्री आपके लिए आ गई, एट ईयर एंड राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब क्वेश्चन रेज होता है, राइट ऑफ कैसे करेंगे? बोलो कैसे राइट ऑफ करेंगे? तो प्रेफर करेंगे अगर आपके बैलेंस शीट में एसपीआर का बैलेंस पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर है तो उसे डेबिट करो, प्रेफर करो, मतलब अगर है तो यूज करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल तो है ही ना, फिर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट। और लिख देता हूं मैं कि आप एसपीआर डेबिट करेंगे, या फिर मैंने जिस ऑर्डर में लिखा है तो इसी प्रेफरेंस में रहेंगे। एसपीआर है तो उसे पहले यूज करेंगे, नहीं है तो पी एंड एल यूज करेंगे। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दिया, मींस क्रेडिट कर दिया, फिनिश कर दिया। अब आपकी बैलेंस शीट में डिस्काउंट नाम से कोई बैलेंस शो नहीं होगा, क्योंकि उसे खत्म कर दिया गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को डिस्काउंट को राइट ऑफ करने से रिलेटेड? नो सर। इस पॉइंट को अलग से याद रखना, अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसके आने के चांसेस हैं। आपको कोई बताएगा नहीं कि ईयर एंड पे आपने इसे राइट ऑफ करना है, तो आपने ईयर एंड पे इसे राइट ऑफ खुद याद से करना है। हाँ, क्वेश्चन में एसपीआर का बैलेंस नहीं गिवन, तो सिंपली स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये बच्चे हमारा थर्ड केस कंप्लीट हो गया। अब आ गया फोर्थ केस। फोर्थ केस है, हमने मार्केट से कोई बिल्डिंग परचेज की, या कोई प्लांट, या किसी का चलता चलाता बिजनेस, और बदले में डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो एंट्री क्या होगी? एनीवन? पहली एंट्री क्या होगी? बोलो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर के नाम पे ड्यू कर लिया। दूसरी एंट्री क्या होगी? वेंडर डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट।
अगर आपने बिल्डिंग परचेज की थी 6 लाख की, तो 6 लाख रुपीज से बिल्डिंग को डेबिट किया, वेंडर के नाम पे ड्यू किया, और वेंडर को 6 लाख के बदले में डिवेंचर इशू कर दिए। अब मैं इस टॉपिक को पिछले टॉपिक के कॉम्बिनेशन में भी ले सकता हूं। अब सिचुएशन में ये बना रहा हूं कि हमने कोई बिल्डिंग परचेज की और उसके बदले में हमने 20% प्रीमियम पे डिवेंचर्स इशू किए। इसकी एंट्री कौन करवाएगा? बिल्डिंग ₹6 lakh purchased and debentures issued in consideration at 20% प्रीमियम। हाँ जी, कौन करवाएगा ये एंट्री? एनीवन? बोलो। फर्स्ट एंट्री तो वही रहेगी, बिल्डिंग डेबिट टू वेंडर। हाँ हाँ करवाओ जल्दी। वेंडर टू 9% डिवेंचर्स टू एसपीआर। अमाउंट की ब्रेकअप है सबसे इंपॉर्टेंट। तो बिल्डिंग ठीक है, डेबिट कर लूंगा मैं 6 लाख, और वेंडर 6 लाख उसका देना था। मेन पॉइंट है टू 9% डिवेंचर्स और टू एसपीआर में ब्रेकअप कैसे आएगी? अब ये बता दो मुझे, बस आप ही बताओ पाहुल। सर एसपीआर 6 लाख का 20% एसपीआर। 6 लाख का 20% एसपीआर बोला किसने? ये पाहुल ने। यस सर। कितना बनता बच्चे? $120। हाँ, और डिबेंचर्स कितने लिखूंगा? सर नहीं ओहो रुक जाओ, पाहुल को पनिशमेंट तो दे दें। पाहुल सीट पे खड़ी हो जाओ अपनी। हाँ जी पाहुल, सुन रहे हो ना? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब जब पनिशमेंट की बात हो रही फिर आवाज नहीं आ रही। कट रही है। मैंने ये कहा खड़े हो जाओ वहां जहां पर भी हो घर पे। लग रहा है कि गिटार बज रहा हूं। यहां ना मैं यहां एक पॉइंट मार्क करवा रहा हूं। आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज कट रही थी आपकी। थोड़ा ना सिग्नल वीक है एक्चुअली, ना यहाँ लाइट चली गई है तो सिग्नल वीक है थोड़ा। ये पॉइंट कभी ना भूलना, एसपीआर है चाहे डिस्काउंट है, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स। तो क्या अगर हमने किसी वेंडर के 6 लाख रुपए देने हैं तो क्या 6 लाख रुपए की फेस वैल्यू की डिबेंचर इशू करोगे आप? सोच के बताना पाहुल। यस सर। बच्चे फेस वैल्यू का कैसे कर सकता हूं मैं? 6 लाख तो मैंने किसी का देना है, मैंने जो 6 लाख देना है उसी में कुछ डिबेंचर्स होंगे, कुछ एसपीआर होगा। ये जो डिबेंचर्स होंगे ये होगी फेस वैल्यू। तो 6 लाख के डिबेंचर तो नहीं दूंगा ना मैं, डिबेंचर्स तो थोड़ी कम अमाउंट के होंगे। उसके बाद उस फेस वैल्यू का 20% प्रीमियम होगा। तो इसका मीनिंग याद रखो, 6 लाख का 20% नहीं करना मुझे। 6 लाख में ऑलरेडी 20% एडिड है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड का फॉर्मूला यूज होगा अमाउंट पेबल, कितना पैसा देना है आपने, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। मेरे इस केस में मैंने कितने देने हैं टोटल पेमेंट? 6 लाख। 100 रुपए का डिबेंचर, 20% प्रीमियम है तो डिवाइडेड बाय 120। चेक करो कितना डिबेंचर बनेगा काउंटिंग करके। 5000 डिबेंचर्स। 5 लाख। हाँ, 5000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। दैट मीन्स 5000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच के अकॉर्डिंग सोचूं तो मेरा फेस वैल्यू कितना बनेगा? बोलो। 5 लाख। अगर 5 लाख का डिबेंचर बनेगा तो प्रीमियम कितना बनेगा? 5 लाख का 20% करोगे आप। पाहुल अब बताओ तुम्हें क्या समझ लगा? पाहुल अभी क्या समझ लगा? फेस वैल्यू पे डिबेंचर्स को हमेशा लेना। तो
कभी भी हमने जो आपको फिगर गिवन है, जितनी अमाउंट पेबल है, उसका एज इट इज 20% कभी ना करना। और ये केस बड़ा कॉमन है, एग्जाम में तो आना ही है ये। क्लियर है? क्लियर है? गुड। अब यही डिस्काउंट पे इशू करना होता हमने डिबेंचर्स को। अगर हमने डिस्काउंट पे इशू करना होता तो कैसे नोट करते? अब मैं पाहुल से ही पूछूंगा, भाई पिछली बार इसने गलत बताया था, अभी ठीक बताओगे तो फिर बैठ जाना, नहीं तो खड़े रहना। तो मेरा अगला केस है कि मान लो यही क्वेश्चन है, मैंने कोई बिल्डिंग परचेज की, बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹5,50,000, नहीं 550 नहीं, इस बार थोड़ी महंगी है, 9 लाख रुपी, 9 लाख परचेज्ड and debentures issued at 10% discount in consideration। पाहुल एंट्री बताओ क्या आएगी? 9 लाख की बिल्डिंग परचेज की है, 10% डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू करने हैं। पाहुल एंट्री। बिल्डिंग टू वेंडर। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्डिंग डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम पता हो तो नाम लिखना है, नहीं नाम पता तो वेंडर लिख लेना है। और ये तो 9 लाख हो गया कि वेंडर का 9 लाख देना है। अगली एंट्री बताओ, अब इंपॉर्टेंट ये है। अब वेंडर डेबिट, आगे तुम बताओ, मैं नहीं बोलूंगा। वेंडर डेबिट आगे। वेंडर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू जितना भी परसेंट डिबेंचर्स हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर। चलो अमाउंट भी फिल करवाओ जरा। वेंडर का तो 9 लाख था ही, चलो अब बाकी के अमाउंट्स बताओ। डिस्काउंट की कितनी अमाउंट आएगी? बिल्डिंग 9 लाख रुपए की परचेज की थी, 10% डिस्काउंट पे हमने इसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है। आप मुझे एक एंट्री करवा चुके हो, बिल्डिंग डेबिट टू वेंडर, वेंडर डेबिट 9 लाख। अब डिस्काउंट कितना लिखेंगे ये बताना है आपने मुझे, और डिबेंचर्स की अमाउंट क्या आएगी ये बताना है आपने। डिस्काउंट 1 लाख। 1 लाख कैसे आया? सर जितनी परचेज कंसिडरेशन थी डिवाइड बाय इशू प्राइस। बिल्कुल ठीक। और मेरे इस केस में, प्रेजेंट केस में 9 लाख रुपए मैंने देना है, 100 का डिबेंचर है, 10 डिस्काउंट है, माइनस हो गया, डिवाइड 90 हो गया। दैट मींस 90 के रेट पे एक डिबेंचर इशू कर रहा हूं, तो मुझे टोटल में 1000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। 100 रुपए का एक है, नहीं 10,000 डिबेंचर, 100 का एक है, 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू होंगे। 10 लाख का 10% 1 लाख डिस्काउंट हो जाएगा और वेंडर की 9 लाख की सेटलमेंट हो जाएगी। क्लियर? क्लियर? बिल्कुल ठीक है। बच्चे 5 मिनट्स के बस 3 टॉपिक और है, तो थोड़ी पेशेंस रखो, वो भी सुन लो, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपने अगर डिबेंचर इशू किए हैं, आज जब इशू किए हैं, आज ही डिसाइड कर दिया कि फ्यूचर में डिबेंचर्स जो होते हैं ना, इसका कुछ टर्म होता है फिक्स, टर्म ऑफ मैच्योरिटी। कोई बताएगा ये टर्म ऑफ मैच्योरिटी से क्या मतलब है? एनीवन? यहां पर जो प्रेजेंट है, हाँ जी, सर आफ्टर 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म की होती है। हाँ हमेशा डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म होते हैं। कितना को लॉन्ग टर्म हो सकता है? प्रणव डिबेंचर्स कितने को लॉन्ग टर्म हो सकते हैं? कितना को टाइम, लंबे टाइम बाद हो सकता है कि वापसी की जाए इनकी? तो कुछ भी हो सकता है, 20 ईयर्स भी हो सकते हैं, 5 ईयर्स भी हो सकते हैं, 20 ईयर, 5 ईयर, 100 ईयर भी हो सकते हैं इवन। क्या ऐसा हो सकता है कि डिबेंचर्स की मैच्योरिटी, मतलब
ये इररिडीमेबल डिबेंचर हो, वापसी ही ना करें हम कभी, क्या ऐसा हो सकता है? नो सर। गलत। हो सकता है, हो सकता है, लीगली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई भी कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर इशू करेगी तो मार्केट में उसे कोई जल्दी बाय नहीं करेगा। लॉ मना नहीं करता कि आप इररिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकते, बट उसे मार्केट में कोई बाय नहीं करेगा। जब कोई बाय नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा वो इशू। नॉर्मली जो डिबेंचर्स हैं, बट हाँ जी बोलिए। ये तो हमारा लोन नहीं होता काइंड ऑफ? हाँ, तो काइंड ऑफ फिर लोन होता है। हम वापस नहीं करेंगे? मैं फिर क्लियर कर दूं, थ्योरेटिकली जो हमारी इंडियन कंपनीज एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी कंपनी डिबेंचर जब इशू करती है तो उसका टर्म ऑफ मैच्योरिटी जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इवन लॉ हमें यह भी अलाउ करता है कि कंपनी चाहे तो इररिडीमेबल डिबेंचर भी इशू कर सकती है। तो अगर कोई कंपनी ये कहे कि मैं आपसे लोन लेने वाली हूं और मैं इसको वापस कभी भी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं का मतलब जब कंपनी बंद होगी सिर्फ तब वापस होगा, अदरवाइज लाइफ में कभी वापस नहीं होगा, तो कोई भी पब्लिक में लोन देगा ही नहीं उस कंपनी को। तो प्रैक्टिकली जो इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते, उसे कोई बाय नहीं करेगा। आप समझ रहे हो ना, आप भी इन्वेस्टर एंगल से सोचो तो आप किसी को भी ऐसे केसेस में तो लोन नहीं दोगे ना कि सामने वाला बंदा कहे जी वापस ही नहीं करेंगे वो आपको लोन। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो, मार्केट में जो इन्वेस्टर है उसकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि मैं अपने लिए, अपनी अगली जनरेशन्स के लिए, बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए कोई फिक्स अर्निंग देके जाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वो अर्निंग कभी भी बंद हो, परपेचुअल अर्निंग चाहिए मुझे। तो ऐसे में मैं तो कहूंगा भी परपेचुअल डिबेंचर्स इशू हो जाएं। मैं ऐसे डिबेंचर लेना चाहूंगा जिनकी कोई मेच्योरिटी ही ना हो, मुझे हमेशा इंटरेस्ट मिलता रहे, मेरे बाद मेरे बच्चों को मिलता रहे, उसके अगली जनरेशन को मिलता रहे। सिचुएशन समझ रही हो कि नहीं? प्रणव, क्या कहते हो? हाँ जी सर। तो लीगली डिबेंचर्स जो हैं वो इररिडीमेबल भी हो सकते हैं, रिडीमेबल भी हो सकते हैं, बट प्रैक्टिकली एक 10 to 20 ईयर्स के मैच्योरिटी के साथ डिबेंचर्स ज्यादातर इशू किए जाते हैं। इसका मतलब कभी ना कभी इन डिबेंचर्स की वापसी की जाती है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कोई भी टाइम जो डिसाइड किया गया है। अगर आज ही कंपनी ये डिसाइड कर ले कि जब इसे वापस किया जाएगा तो 10% प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा, तो मेरा केस अगला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, 5th केस। इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। प्रणव, फिर से तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई कंपनी प्रीमियम पे रिडम्पशन क्यों ऑफर करेगी? कोई कंपनी आज 100 रुपए लोन लेके आपको 110 या 20 रुपए क्यों वापस करना चाहेगी? इसके पीछे का रीजन सोच सकते हो क्या प्रणव? सर लोग इजीली डिबेंचर्स ले लेंगे सर। हाँ, लालच। सिंपली कहूं तो मैं मतलब एक तरह से मैं चाहता हूं कि थोड़े लोग मोटिवेट हों, थोड़ा उन्हें लालच दिया जाए कि इजीली मेरा आज डिबेंचर सेल हो जाए। मैंने आज डिबेंचर इशू किया 100 रुपए का, अगर मैंने 20 ईयर के बाद 110 रुपए दे भी दिए तो कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं है। 20 साल बाद 10 रुपए एक्स्ट्रा देना, अगर मैं उसे डिवाइड करके चलूं तो मेरे लिए तो बहुत माइनर सा इंटरेस्ट एक्स्ट्रा हो गया ना, बट मेरा कम से कम डिबेंचर इशू तो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो डिस्काउंट मैंने फ्यूचर में, जो प्रीमियम मैंने फ्यूचर में देना है, क्या इस प्रीमियम को मैं आज ही नोट करूंगा या नहीं करूंगा? एनीवन? कुछ याद आ रहा है? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म +1 में पढ़ा था। क्या कहता था ये प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म? कि आप फ्यूचर में अगर कोई लॉस होता है जिसे आज ही एस्टिमेट किया जा सकता है तो उसे डेफिनेटली रिकॉर्ड करेंगे आज। याद आ रहा है या नहीं? हाँ जी सर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस लॉस को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? ये लॉस को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा?
हाँ जी, किसी को आइडिया बन रहा हो कि लॉस को कैसे रिकॉर्ड करूं मैं? तो सुनिए जरा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं यहां। मैं फिर से वही जो हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने 2 एंट्रीज लिखी थी, वही दोबारा एंट्रीज लिखूंगा मैं। बस इस लॉस को बीच में मैं शो करने वाला हूं कि कैसे इंक्लूड करेंगे। मैं केस बना रहा हूं 5000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच issued at par, issue at par है, but redeemable at 20% प्रीमियम। मतलब मैंने इसे वापस करना है 20% प्रीमियम पे। अच्छा, पेमेंट पार्ट्स में मांगू या लमसम मांग लूं? जैसे आप कहो। पेबल ₹40 ऑन एप्लीकेशन, पार्ट्स में मांग लिया मैंने, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अच्छा, मोस्टली आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे बस 2 ही पार्ट्स होंगे, कॉल वगैरह वाला केस नहीं मिलेगा आपको कॉमनली। तो यहां प्रभनूर प्रेजेंट है। प्रभनूर, तुम स्टार्टिंग से सुन रहे हो ना आज की क्लास? प्रभनूर, दर्पण, बच्चे माइक बोल सकते हो अभी, है कुछ के नहीं ऑप्शन? अदरवाइज महक, महक, हाँ जी महक, बात सुन रहे हो मेरी? क्या बात है, अभी सबकी बोलती बंद हुई है। प्रणव, प्रणव, हाँ, 5000 डिबेंचर्स इशू किए हैं और ₹40 एप्लीकेशन पे मिलने हैं। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। 5000 डिबेंचर्स हैं, ₹40 मिलने हैं, 2 लाख रुपीस। और सेकेंड एंट्री प्रणव क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू जितने भी परसेंटेज में डिवेंचर, जो भी परसेंटेज है, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, सेम अमाउंट 2 लाख। प्रणव, थर्ड एंट्री क्या होगी? अब बैलेंस ₹60 बाद में मिलने हैं। हाँ जी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना अमाउंट? ₹60 के अकॉर्डिंग जो बनता है, ₹60 के अकॉर्डिंग क्या बनता है बैलेंस? 3 लाख। हाँ, लास्ट एंट्री सर बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट कितना? 3 लाख। आपको नहीं लगता कि ये तो मैंने पुरानी एंट्रीज ही लिख दी, कुछ नया लिखा ही नहीं मैंने? हाँ जी सर। तो आप सभी को मैं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, माइंड में रिटेन कर लो, एंट्री में कोई चेंज नहीं है, जो एंट्रीज बेसिक है वही रहेंगी। सिर्फ जो प्रीमियम, अगर प्रीमियम हमने रिडम्पशन पे देना है तो जितना भी प्रीमियम देना है, जितना भी, तो प्रणव आपको क्या लगता है कितना प्रीमियम देना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या होगा? रेड पेन से 5000 डिबेंचर है, हर किसी को कितना प्रीमियम देना मैंने? चेक करो, 20%। ₹100 का 20% हमेशा प्रीमियम फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो ₹20। तो 5000 इंटू 20 क्या बनेगा अमाउंट? सर 1 लाख। 1 लाख। तो ये 1 लाख का जो लॉस है, कंजर्वेटिज्म कहता है आज ही नोट कर लो, आज ही नोट कर लो। और कहां नोट करोगे? अलॉटमेंट ड्यू के टाइम पे, क्योंकि अलॉटमेंट का मीनिंग होता है डिबेंचर्स इशू करने जा रहे हैं हम। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में ही आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट कर लोगे 1 लाख, एंड वहीं उसी एंट्री में 2 प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से क्रेडिट कर लोगे सेम 1 लाख। लीजिए नेक्स्ट केस भी फिनिश हो गया कि इन केस आपने डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम करने हों तो जो फॉर्मल एंट्रीज आप पीछे करते आए हैं आप उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे ये प्रीमियम के अमाउंट को नोट कर लेंगे। सर ये एंट्री अलग से नहीं कर सकते? कर सकते हैं लेकिन बीच में ही की जाती है। और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इस एंट्री में, मैंने पहले ही देखो स्पेस छोड़ दी थी थोड़ी, एक दो बार अपने हाथ से भी करने की प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी यूज टू हो जाओगे, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं लगेगी इसमें। क्लियर है? यस सर। अच्छा एक एंट्री और आ जाती है। एक्चुअली ये जो लॉस है ना ये डिस्काउंट की तरह ही बिहेव करता है। तो पाहुल डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का कुछ किया था हमने लास्ट में, ईयर एंड आने पे कुछ किया था क्या हमने? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या किया था हमने? राइट ऑफ। तो इस लॉस को भी ईयर एंड पे राइट ऑफ किया जाएगा। तो याद करवाना जरा मैंने कैसे राइट ऑफ किया था? सर अगर एसपीआर ना हो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करते हैं, और अगर एसपीआर दिया है तो उसके साथ और जितना अमाउंट है साथ में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सामने देखना मैंने एंट्री लिख दी। तो आपका 1 लाख का लॉस था, आपने ये 1 लाख को या एसपीआर से या स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से राइट ऑफ कर देना। चेक करो इस एंट्री में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। ये एंट्री कब करनी है? ये एंट्री कब करनी है बच्चे? जब राइट ऑफ करना है ईयर एंड पे, उसी साल के एंड में, जिस साल में भी ये एंट्री हुई है। क्योंकि आपका इशू तो हो सकता है अप्रैल में, मई में, जून में कभी हुआ हो, ईयर एंड आने पे आपने ये राइट ऑफ कर देना है। ठीक है? कुछ पूछने लगे थे पाहुल आप? यस सर। जैसे बुक में मैं क्वेश्चन देख रही थी तो उसमें ना एक दिया है कि जब एसपीआर दिया है, कैपिटल रिजर्व दिया है और लॉस दिया हुआ है हमें डिस्काउंट, तो हमने एसपीआर से पूरा डिस्काउंट लिया और कैपिटल रिजर्व में से हाफ, तो ये कोई एसपीआर को सबसे पहले एसपीआर को यूज करते हैं, नंबर 2 पे कैपिटल रिजर्व को यूज करते हैं, नंबर 3 पे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को यूज करते हैं। इसके पीछे का रीजन थियरी की ना एक क्लास में अलग लगाऊंगा, उसमें डिस्कस करूंगा। इसके पीछे का रीजन भी लॉ है। एक्चुअली कुछ लीगल प्रोविजंस हैं जो रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं एसपीआर पे। अब एसपीआर पे रिस्ट्रिक्शन है इसलिए एसपीआर को कुछ लिमिटेड जगह पे ही यूज किया जा सकता है। तो जब उसकी यूज का एरिया आता है तो हम उसे इग्नोर नहीं करते, फिर हम उसे साथ ही यूज कर लेते हैं। क्लियर है? यस सर। इस पॉइंट पे हमारी एक बार फिर से डिस्कशन भी होगी, रिपीट भी हो जाएगा ये टॉपिक उसी के साथ कि एसपीआर को पहले क्यों और पी&एल को पीछे क्यों। बस अब 2 छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं, 5 मिनट्स। और आपने जो भी डिबेंचर्स इशू किए हैं जी, टाइम हो गया सर। किसका टाइम हो गया? कौन बोल रहा है? क्लास का पूरा नहीं, ये कौन कौन रहा है ये? तरुण बंसल सर। तरुण। यस सर। इन केस कभी भी हमने कोलेटरल सिक्योरिटी में अगर डिबेंचर इशू किए हैं तो लोन लिया था बैंक से, लोन के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी रखी होगी और एज सेकेंडरी सिक्योरिटी कुछ भी उनके पास रखा है। 2 मेथड है, या कोई एंट्री ना करो या डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। जिस दिन लोन वापस कर देंगे ये एंट्री रिवर्स कर लेंगे। यहां टॉपिक तो मैं फिनिश कर रहा हूं, लेकिन जो मैंने वीडियो अपलोड करनी है वो जरूर देखनी है आपने। मैं कुछ क्वेश्चंस की कवरेज के लिए भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन? एनीवन?
नहीं सर। तो एक बार सारा पॉइंट क्लियर कर लो, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट 1 हमने डिबेंचर इशू किए, बिल्कुल बेसिक इशू था, है जी। पॉइंट 2 पार्ट्स में पेमेंट रिसीव की। पॉइंट 3 आपने प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू किया। पॉइंट 4 आपने कोई एसेट परचेज किया, उसके बदले में डिबेंचर्स इशू किए। पॉइंट 5 आपने डिबेंचर्स फ्यूचर में जब प्रीमियम पे रिडीम करने हैं तो उस रिडम्पशन को कैसे डील करना है। पॉइंट 6 डिबेंचर्स का इंटरेस्ट का क्या रिकॉर्ड करोगे, और डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी को कैसे रिकॉर्ड करोगे। किसी ने कुछ पूछना है तो बोलो, कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो आपको लग रहा है ना ये चैप्टर इजी है? एक वीडियो में अपलोड करूंगा, वो जरूर देख लेना, और क्वेश्चंस, इसकी सारी इलस्ट्रेशंस पढ़ो। आज टोटल इलस्ट्रेशंस की रीडिंग लो, फिर बैक क्वेश्चंस में जाएंगे, ठीक है? ओके सर। ओके बच्चे, बाय।